नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज आपसे पुश्तैनी संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही बैंक खाता धारक व बीमा धारक का मृत्यु हो जाता है तो नॉमिनी ही सारे पैसे का मालिक बन जाता है या खाता धारक एवं बीमा धारक के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो सभी सारे पैसे के हिस्सेदार बन जाते हैं। इससे संबंधित विभिन्न कानूनी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। चलिए अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए श्री शर्मा जी से पहला सवाल करते हैं। क्या पैतृक संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है? पैतृक संपत्ति पर भाई, पट्टेदार या चाचा ने कब्जा कर रखा है तो उसे कानूनन किस तरह हटाया जा सकता है? भाई ने बंटवारा किए बिना पैतृक संपत्ति बेच दिया है तो सेल डीड कैसे निरस्त करवाया जा सकता है? जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि क्या पैतृक संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। पैतृक संपत्ति पर कोई भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि पैतृक संपत्ति पर सभी भाइयों का बराबर कब्जा होता है और जब तक उसका बंटवारा नहीं हो जाता तब तक वह सब पर सिंबॉलिक कब्जा उनका बना रहता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। और जैसा कि आपने अभी दूसरा प्रश्न किया कि क्या अगर एक भाई उस पैतृक संपत्ति को बेच देता है, उसमें सेल डीड कर देता है, तो क्या उसको निरस्त कराया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल उसको निरस्त कराया जा सकता है, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक हिस्सा बांट नहीं हो जाता और उनका हिस्से का निर्धारण नहीं हो जाता कि किस सीमा में किसका हिस्सा है, तब तक व्यक्ति बिना उनका विभाजन हुए, बिना सीमा निर्धारित हुए उसको सेल डीड नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति बेचता है तो उसके लिए उसकी सेल डीड को निरस्त कराने के लिए हम डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन सूट में उस सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। उसके लिए हमें डिक्लेरेशन सूट फाइल करना पड़ेगा। शर्मा जी, क्या लिमिटेशन एक्ट किसी दूसरे की निजी जमीन पर ही लागू होता है? जी, जहाँ तक दूसरे की संपत्ति का सवाल है तो दूसरे की संपत्ति पर हमारा मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन किसी वजह से हम किसी दूसरे की संपत्ति पर काबिज हैं, वहाँ हमारा कब्जा है, तो वहाँ पर हमारे कब्जे को हटाने के लिए उस व्यक्ति को समय सीमा का निर्धारण किया गया है, वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है और वह व्यक्ति 12 वर्ष के अंदर अंदर हमें अपनी ज़मीन से बेदखल करा सकता है, कब्जा हमारा हटवा सकता है, उसके लिए केस फाइल कर सकता है। दूसरे की संपत्ति के लिए ये लिमिटेशन एक्ट लागू रहता है, जबकि पैतृक संपत्ति पर यह लागू नहीं होता। शर्मा जी, जब बैंक खाता धारक का मृत्यु हो जाता है तो क्या उसके नॉमिनी को ही पूरा पैसा मिलेगा या उसके जितने संतान हैं सभी संतान में बराबर हिस्सा जाएगा? देखिए, अगर बैंक में कोई भी पैसा रखा हुआ है तो उस पर जितने भी उनके अधिकारी या उत्तराधिकारी हैं सभी का हक रहता है, सभी का स्वामित्व रहता है, तो वह पैसा सबको बराबर बराबर होता है। जो नॉमिनी किया जाता है तो नॉमिनी का सिर्फ पर्पज इतना होता है कि नॉमिनी उस पैसे का एक तरह से कस्टोडियन है कि वो उसको वहाँ से लेगा और उसके बाद उसका परिवार के हित में और जिस तरह से जिसका जो हक है उसको वो उसके हित में उपयोग करेगा और उनका बंटवारा उनमें कर देगा। तो नॉमिनी का सिर्फ इतना ही पर्पज रहता है कि वह उस पैसे को बैंक से ले और बैंक से लेने के बाद जितने भी उसके हितधारक हैं, जितने भी बेनिफिशियर हैं, उन सब में वो पैसा उनके हित के कार्यों में उसको लगाए या उन्हें उसमें बांट दे। लेकिन समटाइम्स बैंक जो है उसमें
जब मृत्यु हो जाती है तो वो नॉमिनी को डायरेक्टली पैसा ना देके उनसे कहते हैं कि आप इसमें या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए या फिर जो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट है, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र है, उसको आप लेकर आइए। तो उस कंडीशन में आपको एसडीएम के यहाँ से उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र, जिसे सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो लेना पड़ता है। और कभी कभी ज़्यादा अमाउंट है तो वो कहते हैं कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए। तो कोर्ट से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वहाँ एक केस फाइल करना पड़ता है जिसमें जितने भी उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं उन सबको पार्टी बनाया जाता है और उसके बाद कोर्ट उसमें एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और वह फिर बैंक से पैसा लेने के बाद सभी उत्तराधिकारियों को वह पैसा दे देता है। और वहाँ उस जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी नामित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, वहाँ उसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी फाइल करना पड़ता है कि अगर इस पैसे को लेकर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं यह पैसा वापस करूँगा। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में, न्यायालय में बात दायर करें और वो लेकर आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। शर्मा जी, थोड़ा यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ या दर्शक की तरफ से ही जानना चाहता हूँ। तो ये जो बैंक की जो बात हमने कहा, जो बैंक की जो प्रक्रिया अपनाता है, तो बैंक क्या अपने तरफ से ही पहल करता है या जब कोई उत्तराधिकारी क्लेम करता है, जैसे कोई उत्तराधिकारी को ये लगता है कि नॉमिनी कुछ गड़बड़ कर सकता है पैसे लेकर के या हम लोगों को नहीं दे सकता है, तो जब उत्तराधिकारी क्लेम करता है तब बैंक इस तरह की पहल करता है कि बैंक अपने आप ये पहल करता है? देखिए, पहले तो बैंक क्या करता था कि नामित व्यक्ति को, नॉमिनी को पैसा दे देता था, लेकिन जब से ये डिस्प्यूट थोड़े से बढ़ने चालू हुए तो बैंक एहतियात के तौर पर खुद ही पहल करता है और जैसे ही आप उनसे पैसे बताते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और मैं उनका नॉमिनी हूँ और मुझे ये पैसा दिया जाए, रिलीज किया जाए, तो बैंक उनसे कहता है कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आइए। तो अभी जो आजकल जो देखा जा रहा है उसमें जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता है, अगर कम पैसा है तो बैंक नहीं उनसे पूछता है, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा होता है तो बैंक उनसे कहता है कि आप न्यायालय से उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र आप ले आइए, तभी हम आपको ये पैसा रिलीज करेंगे। तो अब जो है बैंक इस बात की एहतियात बरतने लगे हैं और मांग करने लगे हैं। जब बैंक खाता धारक का मृत्यु हो जाता है तो किस परिस्थिति में केवल नॉमिनी ही उस पैसे का मालिक बन जाता है या पैसे का निकासी कर सकता है? शर्मा जी, थोड़ा इसको बताइए। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जहाँ पर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका व्यक्ति नॉमिनी है तो उसका पूर्ण मालिक तभी बन सकता है जब वह उसका एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तो उस कंडीशन में भी उसको ये बताना पड़ेगा व्यक्ति को कि मैं ही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी शेष हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है, तो तभी वह कोई एफिडेविट देना पड़ेगा? हाँ, उसको जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि न्यायालय से वो उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट मांगते हैं, प्रमाण पत्र। तो कई बार आपको एफिडेविट से काम चल जाएगा और समटाइम्स बैंक अगर ज़्यादा पैसा है तो बैंक आपसे फिर कहेगी कि आप न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेकर आए और न्यायालय में फिर आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि इनका एकमात्र उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। और जब उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र के लिए केस पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए केस पड़ता है कोर्ट में, तो उसमें सबसे पहली पार्टी हमें राज्य को बनाना पड़ता है और कोर्ट उसमें पब्लिकेशन कराती है लोकल अखबार में, जिससे कि अगर उस केस से रिलेटेड कोई अन्य उत्तराधिकारी भी है तो वह भी अपना कोई आपत्ति दर्ज करना चाहता है कोर्ट में आकर तो वह कर सकता है। तो स्टेट के अगेंस्ट केस डाला जाता है, उसमें सभी को स्टेट और जो अन्य उत्तराधिकारी हैं उनको पार्टी बनाया जाता है और उसका अखबार में सम्मन का
पब्लिकेशन होता है कि हमारे पास यह बात संस्थित हुआ है जिसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को मांगा गया है, अगर इसके कोई अन्य लीगल हेयर्स हैं, कोई अन्य उत्तराधिकारी हैं, तो वह आके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई नहीं आता है तो जो व्यक्ति ने केस डाला है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो यह सब प्रक्रिया होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो अन्य उत्तराधिकारी बनाए गए होते हैं राज्य के अलावा, तो वह अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट में फाइल कर देते हैं और अपना बयान दे देते हैं कि हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, तो कोर्ट उनको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही वो है, अगर मान लीजिए कि वो एकमात्र उत्तराधिकारी है, तभी वह संपूर्ण पैसे का स्वयं मालिक बन सकता है मृत्यु के पश्चात। तो ये जो आपने सवाल किया है उसका जवाब में मैं बस यही कहना चाहूँगा। शर्मा जी, थोड़ा मैं दर्शक की तरफ से ये भी जानना चाहता हूँ कि आजकल कई लोग होते हैं कि शेयर में ही पैसा लगाते हैं, शेयर भी खरीद कर रखते हैं, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट होते हैं या सेविंग बैंक में भी कुछ पैसे होते हैं या करेंट अकाउंट में पैसे होते हैं, तो इसके लिए भी क्या वही सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जी, जब हम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए बात दायर करते हैं तो उसमें जितनी भी हमारे बैंक के अकाउंट हैं या जितनी भी एफडीआर हैं या आरडी अकाउंट हैं या शेयर मार्केट हैं या पोस्ट ऑफिस हैं, तो चाहे वो शेयर मार्केट की प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ हैं या शेयर्स हैं, तो उन सब की हमें डिटेल वहाँ फाइल करनी पड़ती है। और समटाइम्स उसमें बैंक के द्वारा गवाही वगैरह भी कराई जाती है कि कहाँ किस उसमें किस मद में किस अकाउंट में कितना धन जमा है, उस पर ब्याज लग के आज की डेट में कितना पैसा इकट्ठा हो गया है, तो वो सारी चीज़ें कराई जाती है। तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाती है, तभी ये चीज़ें, तो चाहे वो शेयर हो, चाहे बैंक खाता हो या एफडीआर हो या पोस्ट ऑफिस हो, तो उन सब के लिए सेम वही प्रक्रिया है। उसी बाद में आप सब चीज़ों को सम्मिलित कर लेंगे। जब आप बात फाइल करेंगे तो उसमें जो भी डिटेल हैं, उनकी क्या क्या असेट्स हैं, वो सारी असेट्स उनको आप उसमें लिख देंगे, मतलब मूवेबल असेट्स। शर्मा जी, किसी व्यक्ति ने अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया है, अगर उस व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस का सारा पैसा उसके नॉमिनी को ही मिलेगा या उसके सभी संतानों या उत्तराधिकारियों में बराबर हिस्सा में जाएगा? जरा इनको बताइए, इस सवाल को बताइए। जी, कृपानंद जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नॉमिनी है, तो नॉमिनी की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, उसका राइट और ड्यूटीज़ में ये शामिल है कि वह संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से उस पैसे को ले और उसके बाद उस पैसे का कस्टोडियन बन के उसका पैसे का हिसाब किताब रखेगा वो, और जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं उनके हित में उसका उपयोग करेगा। यह उसका कार्य है। ऐसा नहीं है कि वह संपूर्ण स्वामी उसका बन जाएगा पैसे का और वह सिर्फ अपने ही इस्तेमाल में लेगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई डिस्प्यूट आता है मृत्यु के बाद, जब क्लेम लेने की बात आती है और उस वक्त कोई उत्तराधिकारी उसमें अगर डिस्प्यूट करता है कि भाई इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, हम भी उसके उत्तराधिकारी हैं, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वह फिर ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों से कह देती है कि भैया आप जाइए न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आइए, हम उसको जैसे जैसे पैसा है उसके अकॉर्डिंग उस जो भी निर्णय होगी, कोर्ट न्यायालय निर्णय करेगा, उस निर्णय के अनुरूप हम सबको पैसा दे देंगे, या एक व्यक्ति को कहेगी हम एक व्यक्ति को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल कोर्स में जो सामान्यतः देखा गया है वो यही है कि नॉमिनी पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद उसे जितने भी हितबद्ध संबंधित लोग हैं उनके हित में उनका उपयोग करता है। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे काम होते हैं। लेकिन कहीं डिस्प्यूट आता है तो वहाँ भी वही प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी 2015 में इंश्योरेंस सेक्टर में नॉमिनेशन को लेकर कुछ नए रूल्स सरकार ने फ्रेम किए हैं। उन नए रूल्स के मुताबिक जो बीमा धारक है, जो बीमित व्यक्ति है, वह
चाहे तो उसमें शेयर भी डिसाइड कर सकता है कि मेरे जो नियर एंड डियर हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं, जैसे पत्नी हैं, बच्चे हैं या और अन्य उत्तराधिकारी हैं, तो उनको कितना कितना शेयर मिलना चाहिए। तो आजकल इंश्योरेंस का जो फॉर्म आता है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई, किस व्यक्ति को कितने % पैसा देना चाहते हो उसको नामित कर दे रहे। तो अगर ऐसा कुछ बीमित व्यक्ति ने, बीमा धारक ने अगर ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी को इतने % मिलना चाहिए, बेटे को इतने % मिलना चाहिए, दूसरी बेटी को इतने % मिलना चाहिए, या पिता को इतना मिलना चाहिए, माता को इतना मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति, वो नामित व्यक्ति अपने उतने शेयर का संपूर्ण स्वामी हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसी व्यवस्था नहीं की है तो नामित पैसा लेने का अधिकारी तो है, लेकिन अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि वो उसका संपूर्ण स्वामी हो गया। वह उसके उस पैसे को यूटिलाइज उनके समस्त उत्तराधिकारियों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए ही करेगा, ऐसा माना जाता है। और अगर वहाँ कोई डिस्प्यूट आता है तो वह पैसा उस पर सबका स्वामित्व है और सबको वो बराबर बराबर हिस्से में मिलेगा। लेकिन अब जब से 2015 में ये रूल्स फ्रेम हुआ है तो बीमित व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है कि वह विकल्प चुन सकता है कि मुझे किस व्यक्ति को कितने % पैसा देना है। तो अगर वो उसमें विकल्प चुनकर जाता है तो वह नामित व्यक्ति उतने हिस्से का पूर्ण स्वामी बन जाएगा। ठीक है। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार आपका कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। आपको